Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, this is second day of our topic. हम लोग 10 डेज प्लान को लेकर चल रहे हैं, पार्ट 2 एफएससी केमिस्ट्री पंजाब बोर्ड। पहले लेक्चर में हमने डिटेल डिस्कशन की थी ऑन इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज और डे 2 का प्लान हमारा चैप्टर नंबर 1 प्लस चैप्टर नंबर 2 इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, दोनों चैप्टर के वो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन जो पास्ट पेपर में मल्टीपल टाइम रिपीट हो चुके हैं और इन क्वेश्चंस को आपने किस तरह से हल करना है। मेरे साथ साथ आप चलेंगे तो आपके ये चैप्टर साथ साथ इंशाल्लाह तैयार हो जाएंगे। आगाज करते हैं पेज नंबर 1 से। हमारा पहला क्वेश्चन एक्सरसाइज में से है, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट आर इंप्रूवमेंट्स मेड इन मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। 3 इंप्रूवमेंट्स डियर स्टूडेंट्स आपने मेंशन करनी है। पहली इंप्रूवमेंट, एटॉमिक रेडियस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रॉपर, सॉरी एटॉमिक रेडियस नहीं है बल्कि एटॉमिक नंबर है, ये कंपोजिंग मिस्टेक है, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। एटॉमिक नंबर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स इंस्टेड ऑफ मैस नंबर। और दूसरी इंप्रूवमेंट ये है कि जब मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल को चेंज किया गया तो उसमें ग्रुप नंबर 8 नोबेल गैसेस को दे दिया गया। तीसरी इंप्रूवमेंट यह है कि मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में जो ग्रुप नंबर 1 था उसको डिवाइड कर दिया गया 1A और 1B में, यानी अल्कली मेटल्स में और क्वाइनेज मेटल्स में। 1A अल्कली मेटल्स को कहते हैं और 1B क्वाइनेज मेटल्स को, जबकि ग्रुप 2 को डिवाइड कर दिया गया इनटू ग्रुप 2A एंड ग्रुप 2B, यानी अल्कालाइन अर्थ मेटल्स और हैवी मेटल्स। मैं दोबारा अर्ज कर देता हूं, पहली इंप्रूवमेंट आपने लिखनी है, एटॉमिक नंबर ने जगह ले ली एटॉमिक मैस या मैस नंबर की। नंबर 2, नोबेल गैसेस काफी हद तक डिस्कवर हो चुकी थी, लिहाजा ग्रुप नंबर 8 में सिर्फ और सिर्फ नोबेल गैसेस रख दी गई। और तीसरी इंप्रूवमेंट ये है कि ग्रुप नंबर 1 को डिवाइड कर दिया गया 1A और 1B में, और ग्रुप नंबर 2 को डिवाइड कर दिया गया 2A और 2B में। ये 3 इंप्रूवमेंट्स आपने पॉइंट्स की शक्ल में लिख लेनी है, याद हो गई आपको यकीनन। आगे चलते हैं, हाउ द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स इन डिफरेंट ब्लॉक्स हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग देयर केमिस्ट्री। सादी सी बात आपने ज़हन में रखनी है, कोई भी एलिमेंट जिस ब्लॉक में रखा जाता है इन पीरियोडिक टेबल तो वो डिपेंड करता है एंट्री ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन दैट ऑर्बिटल। मसलन आपने आगे क्या लिखना है, एक एलिमेंट जिसका लास्ट इलेक्ट्रॉन यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में एंटर हो रहा है उस एलिमेंट को एस ब्लॉक का हिस्सा बनाएंगे। वो एलिमेंट जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन पी ब्लॉक में एंटर हो रहा है उसे पी ब्लॉक का हिस्सा बनाएंगे। वो एलिमेंट जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में एंटर हो रहा है उसे डी ब्लॉक का हिस्सा बनाएंगे। और वो एलिमेंट जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन एफ ऑर्बिटल में एंटर हो रहा है उसे एफ ब्लॉक का हिस्सा बनाएंगे ऑन द बेसिस ऑफ एंट्री ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। 4 ब्लॉक आपने बना देने, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। Why the ionic radius of negative ions are larger than the size of their parent atom? सबसे पहले आपने बताना है कि नेगेटिव आयन बनता कब है। कोई भी न्यूट्रल एटम जब कोई एक इलेक्ट्रॉन गेन करे या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन करे उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, उसको नेगेटिव आयन या एनाइन कहते हैं। पहले आपने ये जुमला बोल दिया कि कोई भी एटम जब एक इलेक्ट्रॉन या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। इस नेगेटिव चार्ज वाली स्पीशी को एनाइन कहते हैं, जैसा कि नीचे रेड कलर में मैंने एग्जांपल दिया कि फ्लोरीन में एक इलेक्ट्रॉन एंटर हो रहा है तो वो फ्लोराइड नेगेटिव आयन कहलाएगा। अब आपने आगे जुमला लिखना है कि नेगेटिव आयन का साइज अपने बनाने वाले पेरेंट एटम से हमेशा बड़ा होता है। अब रीजन क्या लिखनी है आपने, रीजन आपने लिखनी है कि जब आप वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो उसी वैलेंस शेल में पहले भी इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं, तो पहले वाले इलेक्ट्रॉन और अपकमिंग इलेक्ट्रॉन के दरमियान रिपल्शन होती है। इस रिपल्शन की वजह से उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक्सपेंड कर जाता है, वैलेंस शेल एक्सपेंड कर जाता है, जिसकी वजह से नेगेटिव आयन का साइज अपने बनाने वाले पेरेंट एटम से बड़ा हो जाता है। ये 3 बातें आपने लिखनी है कि नेगेटिव आयन बनता कैसे है, नेगेटिव आयन बना के दिखाना है, और जब नेगेटिव आयन बनता है तो बाहर इलेक्ट्रॉन एक या एक से ज्यादा आते हैं। आने वाले इलेक्ट्रॉन पहले वाले इलेक्ट्रॉन को रिपेल करते हैं, रिपल्शन की वजह से बाहर वाले इलेक्ट्रॉन का क्लाउड एक्सपेंड कर जाता है, जिसकी वजह से साइज बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई द आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप एंड इंक्रीजेस अलोंग द पीरियड।
आप सादी सी बात बताएंगे, आप कहेंगे टॉप टू बॉटम जब हम किसी ग्रुप में मूव करते हैं नंबर ऑफ शेल बढ़ते हैं, नंबर ऑफ शेल बढ़ने से शील्डिंग इफेक्ट बढ़ता है, बाहर वाले इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस से फासला बढ़ता है, लिहाजा एटम का साइज बढ़ता है, लिहाजा न्यूक्लियस का बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पर होल्ड कम हो जाता है, मतलब उसको निकालना, इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान हो जाता है, यानी आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज कर जाती है। अपोजिट दूसरा क्या लिखेंगे आप लिखेंगे जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं एटम का साइज छोटा हो जाता है, बाहर वाले वैलेंस इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के करीब आ जाते हैं, न्यूक्लियस का वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर होल्ड ज्यादा हो जाता है, इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल हो जाता है, यानी आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा हो जाती है। 2 पैराग्राफ आपने लिखने हैं। Why the second electron affinity of an element is usually shown with a positive sign? पहले आपने एक केस ज़हन में रख लेना है कि जब पहला इलेक्ट्रॉन किसी एटम में एंटर होता है तो एनर्जी रिलीज होती है। वजह क्या है आपने बताना है। जब पहला इलेक्ट्रॉन एंटर होता है तो उस इलेक्ट्रॉन को न्यूट्रल एटम अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। जब दूसरा इलेक्ट्रॉन एंटर होता है तो पहले वाला इलेक्ट्रॉन आने वाले दूसरे इलेक्ट्रॉन को रिपेल करता है, रिपल्शन की वजह से एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। फिर आपने 2 एग्जांपल लिखनी है। एक एग्जांपल में पहला इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है, जरा गौर कीजिएगा, ये पहला इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है, ऑक्सीजन के अंदर एक इलेक्ट्रॉन ऐड करके ये देखें नेगेटिवली चार्ज आयन बन गया, और यहां माइनस में वैल्यू आपने लिखनी है। जब दूसरा इलेक्ट्रॉन आपने एंटर किया तो वो आपने किस में एंटर किया, नेगेटिवली चार्ज स्पीशी के अंदर एंटर किया, और यहां वैल्यू नेगेटिव की बजाय पॉजिटिव साइन में आ रही है, +780 किलो जूल पर मोल ये वैल्यू आ रही है। यानी पहला इलेक्ट्रॉन आएगा तो एटम अट्रैक्ट करेगा, अट्रैक्शन से हमेशा एनर्जी रिलीज होती है। जब दूसरा इलेक्ट्रॉन आएगा तो पहले वाला इलेक्ट्रॉन आने वाले दूसरे इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा, और रिपल्शन से एनर्जी हमेशा एब्जॉर्ब होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई मेटालिक करैक्टर इंक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम। भाई मेटल किसे कहते हैं, मेटालिक करैक्टर से क्या मुराद है, किसी भी एटम की टेंडेंसी कि वो इलेक्ट्रॉन लूज करे और पॉजिटिव आयन बना दे, इसे मेटालिक करैक्टर कहते हैं। जब आप टॉप टू बॉटम मूव करते हैं नंबर ऑफ शेल बढ़ते जाते हैं, एटम का साइज बढ़ता जाता है, बाहर वाले इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस से फासला बढ़ता जाता है, न्यूक्लियस का बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पर होल्ड कम होता जाता है, इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान होता जाता है, आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती जाती है, मतलब मेटालिक करैक्टर ज्यादा होता जाता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन को लूज करना आसान होता जा रहा है। ये पॉइंट्स आपने लिखने हैं इसमें। आगे चलें, वेरिएशन ऑफ मेल्टिंग पॉइंट अलोंग शॉर्ट पीरियड। मैं आपको सादी सी बात बताता हूं, आपने ये ग्राफ जहन में रखना है। शॉर्ट पीरियड का मतलब पीरियड नंबर 2 और पीरियड नंबर 3, ये ग्राफ आपने जहन में रखना है। ऐसे ऊपर गया ग्राफ, फिर ऐसे नीचे आ गया। ये पीरियड नंबर 2 मैंने बनाया है, ग्रुप नंबर 1A, फिर आपने लिखना है ग्रुप नंबर 2A, फिर ग्रुप नंबर 3A, फिर यहां आके आ गया ग्रुप नंबर 4A। अब आपने बताना है जो 1A है इनके वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, जो 2A है इनके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, जो 3A है इनके वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, और जो 4A है इनके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब ये हुआ कि 4th ग्रुप में जाके मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा हो जाएगा। क्यों भला, क्योंकि ये जॉइंट स्ट्रक्चर बनाते हैं। 1A वाले 2A वाले आयोनिक स्ट्रक्चर बनाते हैं, 3A वाले और 4A वाले जॉइंट, लेकिन सबसे बड़ा स्ट्रक्चर 4A का बनता है। अच्छा, 4A के बाद कौन आ गया, ग्रुप नंबर 5A, 6A, 7A, 8A। तो 8A का मेल्टिंग पॉइंट अपने पीरियड में सबसे कम होता है। वजह यह है कि यह बॉन्ड बनाने में कोई भी इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड नहीं करता। जब बॉन्ड ही नहीं बनेगा तो तोड़ना कौन सा मुश्किल होगा। ये जो दरमियान वाले एलिमेंट्स हैं इनके अंदर मॉलिक्यूल्स होते हैं, इनके अंदर ग्रुप नंबर 5, 6 और 7 में छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं, और मॉलिक्यूल्स के अंदर कमजोर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं जिनको तोड़ना इंतहाई आसान होता है। मैं दोबारा अर्ज कर देता हूं, 1A से 4A तक मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगा और 4A से 8A तक कम होगा। सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट 4A का होता है क्योंकि 4A के एलिमेंट्स के वैलेंस शेल में बॉन्ड बनाने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कि तादाद में सबसे ज्यादा हैं, और ये जॉइंट स्ट्रक्चर बनाते हैं।
आगे चलते हैं, व्हाई द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नोबल गैसेस इज यूजुअली जीरो। भाई नोबल गैसेस किन को कहते हैं? ऐसे एलिमेंट्स जैसा कि हीलियम है, आप लिख सकते हैं यहां पे हीलियम। अब हीलियम का एटॉमिक नंबर क्या है? 2। आप कहेंगे इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 1s2। इसका मतलब हीलियम एक ऐसा एलिमेंट है जिसके वैलेंस शेल में ड्यूप्लेट कंप्लीट है, कोई वैकेंसी नहीं है, इलेक्ट्रॉन लूज करने का कोई चांस नहीं है, गेन करने का भी कोई चांस नहीं है, तो वो किसी के साथ बॉन्ड ही नहीं बनाता, लिहाजा वो जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। वाई डायमंड इज नॉन कंडक्टर एंड ग्रेफाइट इज फेयरली ए गुड कंडक्टर। बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। डायमंड में sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है। डायमंड और ग्रेफाइट कार्बन की दो एलोट्रॉपिक फॉर्म्स हैं। डायमंड में sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है और ग्रेफाइट में sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है। डायमंड में sp3 हाइब्रिडाइजेशन की वजह से कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होता, जबकि ग्रेफाइट में sp2 हाइब्रिडाइजेशन की वजह से एक इलेक्ट्रॉन फ्री होता है। तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन जिम्मेदार है कंडक्शन का, ये फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से कंडक्शन होती है, और डायमंड में फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता, लिहाजा कंडक्शन नहीं होती। ये आंसर आ गया। आगे चलते हैं, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आर कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट्स। बाई डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आर, ये यहां पर इसका करेक्ट आंसर नहीं लिखा हुआ, ये वाला आंसर पिछले क्वेश्चन का यहां पे आ गया है, इसको आप कैंसिल कर दें। मैं आपको इसका आंसर यहां बता देता हूं। क्या आंसर है? याद रखें, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स इसलिए कहते हैं क्योंकि पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट साइड पर एस ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं और राइट साइड पर पी ब्लॉक एलिमेंट्स पाए जाते हैं, जबकि एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के दरमियान में पाए जाने वाले एलिमेंट्स को हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं और उसके अंदर ही पाए जाने वाले एलिमेंट्स को एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। इसका मतलब डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट ऐसे एलिमेंट्स हैं जो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के दरमियान पाए जाते हैं। सिर्फ दरमियान में ही नहीं पाए जाते, बल्कि इनकी प्रॉपर्टीज भी एस ब्लॉक और पी ब्लॉक एलिमेंट्स के दरमियान में पाई जाती हैं। जो चीज दरमियान में पाई जाती है उसे ट्रांजिशन कहा जाता है। इसलिए डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को दरमियान में पाया जाने की वजह से और दरमियान वाली प्रॉपर्टीज शो करने की वजह से हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स का नाम देते हैं। Lanthanide contraction controls the atomic size of element of 6th and 7th period। याद रखें, पीरियड में एटॉमिक रेडियस हमेशा कम होता है। मसलन ये पीरियड में कम हो रहा है, एटॉमिक रेडियस तेजी से नीचे आ रहा है, लेकिन याद रखें जब हम पीरियड नंबर 6 और पीरियड नंबर 7 की बात करते हैं तो एटॉमिक रेडियस में ये कमी तेजी से नहीं आती, बल्कि ग्रेजुअल होती है, आराम आराम से कमी आती है। अच्छा, ये कमी जो आती है इसी को हम लोग कहते हैं लैंथेनाइड कंट्रैक्शन। ऐसा क्यों होता है, ये कमी क्यों आती है? ये देखें, ये कमी आ रही है, ये लेफ्ट साइड वाले एलिमेंट हैं, ये राइट, ये और राइट, ये और राइट, यानी आप आगे चलते जा रहे हैं, एलिमेंट्स के जो है वो उनके मेल्टिंग पॉइंट में, उनकी प्रॉपर्टीज में, उनके रेडियस में चेंज आता जा रहा है। ये देखें कम होता जा रहा है। वजह, जब आप लेफ्ट से राइट साइड पर चलते हैं तो एटॉमिक रेडियस में कमी आ जाती है। जब एटॉमिक रेडियस कम हो जाता है, क्यों कम हो जाता है? क्योंकि न्यूक्लियस का होल्ड बढ़ता जा रहा है, और ये चीज हर पीरियड में होती है। लेकिन याद रखें, ये चीज पीरियड नंबर 6 और पीरियड नंबर 7 में सबसे ज्यादा रिमार्केबल यानी प्रोमिनेंट होती है। वजह क्या है? वजह यह है कि इन पीरियड्स में डी और एफ ब्लॉक इन वाले ऑर्बिटल इन्वॉल्व होते हैं। डी सबशेल और एफ सबशेल इन्वॉल्व होते हैं। डी सबशेल और एफ सबशेल का शील्डिंग इफेक्ट इंतहाई पुअर होता है, और कमजोर शील्डिंग इफेक्ट की वजह से डी ब्लॉक एलिमेंट्स और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के न्यूक्लियस ताकतवर हो जाते हैं। पूरी ताकत से न्यूक्लियस बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को खींचते हैं, जिसकी वजह से साइज जरूरत से ज्यादा डिक्रीज हो जाता है। द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ एलिमेंट इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट टू द मिडल ऑफ एस ब्लॉक एंड देन डिक्रीजेस डाउनवर्ड। अभी मैंने थोड़ी देर पहले इसका आंसर बताया। ग्रुप नंबर 1 से लेके 4A तक बढ़ता है और फिर कम होके 8A तक सबसे कम हो जाता है। यानी सबसे कम किनका है?
8A का भी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया। क्यों 8A का सबसे कम है? क्योंकि ये बॉन्ड बनाने के लिए कोई इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड नहीं करते। और सबसे ज्यादा मैंने किसका बताया था अभी थोड़ी देर पहले? 4A का। क्यों सबसे ज्यादा है? क्योंकि 4A के एलिमेंट्स वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन रखते हैं और ये जॉइंट कोवलेंट स्ट्रक्चर बनाते हैं। जबकि दरमियान में कौन कौन से हैं? 5A, 6A, 7A। आमतौर पर इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कम होते हैं। वजह, इनके अंदर कमजोर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पाई जाती हैं जिनको तोड़ना बहुत आसान होता है। The oxidation state vary in a period but remains almost constant in a group. पीरियड में ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज होती रहती है और ग्रुप में कांस्टेंट रहती है। पहले आपने दो बातें बतानी। ऑक्सीडेशन स्टेट किसी भी एलिमेंट की हो, जैसे हम किसी एलिमेंट के ऊपर लिख देते हैं, मैं एग्जांपल देता हूं, हम लिख देते हैं जी सोडियम, और सोडियम पर लिख देते हैं +1। हम लिखते हैं जी मैग्नीशियम और उसके ऊपर लिख देते हैं +2। एल्यूमिनियम और उसके ऊपर लिख देते हैं +3। अब आप देखें कि ये पीरियड के एलिमेंट्स हैं, लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज होती जा रही है। लेकिन जब आप ग्रुप में आएंगे, सोडियम के नीचे पोटासियम है, इसकी भी +1 है, रुबीडियम है, ये भी +1 है। इसका मतलब है ग्रुप में सब की +1 आ रही है, इस ग्रुप में सब की +2 आएगी, इस ग्रुप में सब की +3 आएगी। तो ग्रुप में तो नहीं चेंज हो रही, पीरियड में चेंज हो रही है। क्या वजह है? आपने बताना है। ऑक्सीडेशन स्टेट दो चीजों पर डिपेंड करती है। नंबर 1, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। नंबर 2, नंबर ऑफ वैकेंसीज, खाली जगह वैलेंस शेल में कितनी है। जैसे ग्रुप नंबर 1 है, इन तमाम एलिमेंट्स के वैलेंस शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ग्रुप में सेम रहते हैं वैलेंस शेल के अंदर, तो फिर ग्रुप में ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर कोई तब्दीली नहीं आती। सिर्फ नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही सेम नहीं रहते, बल्कि नंबर ऑफ वैकेंसीज यानी खाली जगह भी उतनी की उतनी रहती हैं जितनी ऊपर वाले एलिमेंट्स में। इसलिए ग्रुप के अंदर कभी भी ऑक्सीडेशन स्टेट में तब्दीली नहीं आती। जब आप लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं, पहले पैराग्राफ में देखें लिखा हुआ है, लेफ्ट टू राइट क्या हो रहा है? पहले एलिमेंट के वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे के वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, तीसरे के वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है। तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन चेंज हो रहे हैं, तो नंबर ऑफ वैकेंसीज भी चेंज होती हैं, लिहाजा ऑक्सीडेशन स्टेट भी चेंज हो जाती है। इस तरह दो पैराग्राफ में आपने बात को एलैबोरेट करना है। द हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ द आयंस आर इन द फॉलोइंग ऑर्डर। सबसे पहले आपने बताना है कि हाइड्रेशन एनर्जी डिपेंड करती है चार्ज डेंसिटी पर, और फिर आपने बताना है कि चार्ज डेंसिटी क्या होती है। आपने बताना है भाई चार्ज डेंसिटी का मतलब है चार्ज डिवाइडेड बाय साइज। अच्छा, अगर आप देखें कि चार्ज डिवाइडेड बाय साइज है, अच्छा जी, तो चार्ज डिवाइडेड बाय साइज की बुनियाद पर अगर आप इसको देखें, सोडियम को, इसका चार्ज तो +1 है, मैग्नीशियम का चार्ज तो +2 है, एल्यूमिनियम का चार्ज तो +3 है। और आपने पढ़ा है कि जितना चार्ज बढ़ता जा रहा है भाई, जितना पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा साइज उतना छोटा होता जाएगा, और ये जब ऊपर वाली वैल्यू बढ़ती जाएगी नीचे वाली वैल्यू छोटी होती जाएगी तो चार्ज डेंसिटी बढ़ेगी, और जब चार्ज डेंसिटी बढ़ेगी तो हाइड्रेशन एनर्जी भी बढ़ती जाएगी। ये आंसर है इसका, चार्ज डेंसिटी की बुनियाद पर। आयोनिक करैक्टर ऑफ हेलाइड इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियड। आप हेलाइड बनाएं जरा, मसलन आपके पास हेलाइड है सोडियम क्लोराइड, आपके पास है मैग्नीशियम क्लोराइड, आपके पास है एल्यूमिनियम क्लोराइड, आपके पास है कार्बन टेट्रा क्लोराइड। अब आयोनिक करैक्टर कम होता जा रहा है, क्यों भला? क्योंकि हर दो एटम्स के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कम होता जा रहा है। तो जितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा होता है उतना आयोनिक करैक्टर ज्यादा होता है, जितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कम होता है उतना आयोनिक करैक्टर भी कम होता है। इस तरह आप अपने जुमलों में चीज को लिख सकते हैं। अल्कली मेटल्स गिव आयोनिक हाइड्राइड। भाई अल्कली मेटल्स कहते हैं किनको हैं? ऐसे तमाम एलिमेंट्स जिनका ताल्लुक पीरियोडिक टेबल के ग्रुप नंबर 1 से है, जैसे लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबीडियम, ये सारे ग्रुप 1 के एलिमेंट्स हैं, और सब के वैलेंस शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है। क्योंकि सब के वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, लिहाजा ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करके कौन सा आयन बनाएंगे? भाई पॉजिटिव आयन बनाएंगे। जब ये पॉजिटिव आयन बनाएंगे तो किसी हैलोजन को वो इलेक्ट्रॉन क्या होगा? मिल जाएगा, और वो हैलोजन जो ही उस इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा उस हैलोजन पर कौन सा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव। जैसे सोडियम पर पॉजिटिव चार्ज आ गया और हैलोजन पर नेगेटिव, तो पॉजिटिव और नेगेटिव के दरमियान जो बॉन्ड बनता है उसे आयोनिक बॉन्ड कहते हैं। इसीलिए अल्कली मेटल्स के हाइड्राइड
आयोनिक नेचर के होते हैं और हेलाइड भी आयोनिक नेचर के होते हैं। हाइड्राइड का मतलब है कि सोडियम ग्रुप 1 का मेंबर है, ये हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाए, हाइड्रोजन नेगेटिव चार्ज ले लेती है और सोडियम पॉजिटिव चार्ज ले लेती है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोडियम और फास्फोरस दोनों सेम पीरियड में, लेकिन दोनों के ऑक्साइड की नेचर डिफरेंट है। पहले पैराग्राफ में आपने ये बात बतानी है कि जो मेटालिक करैक्टर होता है वो और नॉन मेटालिक करैक्टर वो डिसाइड करता है कि ऑक्साइड एसिडिक होंगे या बेसिक होंगे। मसलन आपने बताना है जितने भी मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं आमतौर पर वो बेसिक होते हैं और नॉन मेटल के ऑक्साइड आमतौर पर एसिडिक नेचर के होते हैं। अब सोडियम और पोटासियम दोनों एक ही पीरियड में, लेकिन सोडियम क्या है मेटल और फास्फोरस क्या है नॉन मेटल। तो मेटल के ऑक्साइड क्या होते हैं बेसिक और नॉन मेटल के ऑक्साइड क्या होते हैं एसिडिक। लिहाजा सोडियम के ऑक्साइड बेसिक नेचर के होंगे और फास्फोरस नॉन मेटल है, लिहाजा इसके ऑक्साइड एसिडिक नेचर के होंगे। वायदा ये चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट कर दिया। अब हमने एक्सरसाइज में से क्वेश्चन नंबर 7b, वाई द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट इज अल्कालाइन इन नेचर। बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, बोर्ड के पेपर में मल्टीपल टाइम आ चुका है। भाई सोडियम कार्बोनेट का फार्मूला है Na2CO3। जब आप इसको पानी में डिसॉल्व करते हैं तो ये टूट कर क्या बनाता है NaOH और साथ क्या बनाता है बाई कार्बोनिक एसिड। अब ये जो कार्बोनिक एसिड है ये तो इंतहाई वीक एसिड है और थोड़ा सा आयोनाइज होकर थोड़े से H पॉजिटिव आयन पैदा करेगा, लेकिन इसके मुकाबले में सोडियम हाइड्रोक्साइड वेरी स्ट्रॉन्ग बेस है, ये सारी की सारी आयोनाइज हो जाती है और सारी की सारी आयोनाइज होकर पानी में बहुत सारे OH नेगेटिव आयन पैदा करती है। इसका मतलब है सॉल्यूशन में H पॉजिटिव आयन्स की तादाद बहुत थोड़ी होती है और OH नेगेटिव आयन की तादाद ज्यादा होती है, जिसकी वजह से सॉल्यूशन की नेचर बेसिक होती है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ डाउन सेल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखें डाउन सेल के 3 फायदे होते हैं। एक तो ये 600 सेल्सियस पर हम इस प्रोसेस को करते हैं जिसके नतीजे में मेटेलिक फॉग पैदा नहीं होती, सोडियम लिक्विड हालत में हमें मिल जाती है और लिक्विड को मशीन में से निकालना आसान होता है सॉलिड के मुकाबले में, और जो मशीन का मटेरियल है उसके ऊपर किसी प्रोडक्ट का अफेक्ट या अटैक नहीं होता ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, व्हाट हैपेंस व्हेन लिथियम ऑक्साइड कार्बोनेट इज हीटेड। ग्रुप नंबर 1 के तमाम कार्बोनेट्स में से लिथियम कार्बोनेट वाहिद कार्बोनेट है जिसको हीट करेंगे तो वो डीकंपोज होकर नॉर्मल ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड पैदा करता है। लिथियम हाइड्रोक्साइड इज हीटेड टू रेड हॉट, ये भी भाई लिथियम हाइड्रोक्साइड ग्रुप नंबर 1 का मेंबर है, लिथियम उसका हाइड्रोक्साइड है। जैसे लिथियम का कार्बोनेट अपने ग्रुप के बाकी तमाम कार्बोनेट्स के मुकाबले में हीट करने पर डीकंपोज हो जाता है, वैसे ही लिथियम का हाइड्रो ऑक्साइड अपने ग्रुप के तमाम मेंबर्स के मुकाबले में हीट करने पर डीकंपोज होकर ऑक्साइड और वाटर पैदा करता है। बाकी कोई भी हाइड्रो ऑक्साइड इस ग्रुप का हीट करने पर डीकंपोज नहीं होता। बेरिलियम इज ट्रीटेड विद सोडियम हाइड्रोक्साइड। कैसे बेरिलियम को ट्रीट करते हैं, ये पेक्यूलियर बिहेवियर है बेरिलियम का। याद रखिए बेरिलियम इस ग्रुप का वाहिद मेंबर है जो अल्कली के साथ रिएक्ट कर जाता है। वैसे बेरिलियम एम्फोटेरिक होती है तो अल्कली के साथ मिलके ये साल्ट और हाइड्रोजन गैस पैदा करती है Na2BeO2, ये साल्ट का नाम है, आपने याद रखना है। लिथियम हाइड्राइड इज ट्रीटेड विद वाटर। किस तरह लिथियम हाइड्राइड को पानी के साथ ट्रीट करते हैं भाई, लिथियम का हाइड्राइड बड़ा आयोनिक नेचर का होता है, पानी में हल हो जाता है और हल होकर क्या बनाता है लिथियम हाइड्रो ऑक्साइड और साथ बना देता है ये वाली हाइड्रोजन गैस। एक हाइड्रोजन लेफ्ट से पकड़ें एक राइट से, इनको मिलाकर H2 बना दें, जबकि लिथियम और हाइड्रोक्साइड मिलके LiOH गिव्स जनरल फार्मूलाज ऑफ द मिनरल। ये फार्मूलाज आपको याद होने चाहिए, ये रट्टे वाला टॉपिक है। एस्बेस्टॉस, कैल्शियम मैग्नीशियम थ्राइस, सिलिकेट फ्राइस, हेलाइट NaCl को कहते हैं, नेट्रॉन Na2CO3.1H2O, सिल्वाइट KCl को कहते हैं, फास्फोराइट कैल्शियम फास्फेट को कहते हैं और चाइल साल्ट पीटर NaNO3 को बोलते हैं। ये रट्टे वाला टॉपिक है जी। वाई अल्कालाइन एंड अल्कालाइन अर्थ मेटल्स आर अमंग द रिएक्टिव एलिमेंट। पहली बात ये समझ में रखें, किसी भी मेटल की रिएक्टिविटी का
ताल्लुक इस बात पे डिपेंड करता है कि मेटल कितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज करती है और लूज करने के बाद कितनी जल्दी पॉजिटिव आयन बनाती है। अब लूज करने के लिए जरूरी है कि उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी लो हो। इसका मतलब है जो लो आयोनाइजेशन एनर्जी वाला होगा वो आसानी से लूज करेगा, और जो जितनी आसानी से लूज करेगा उसकी उस मेटल की रिएक्टिविटी भी उतनी ज्यादा होगी। अब सबसे कम आयोनाइजेशन एनर्जी होती है ग्रुप नंबर 1 के एलिमेंट्स की, फिर 2A की, 2A से कम हो जाती है 3A की, फिर 4A, फिर 5A, फिर 5A के बाद 6A और 6A के, बल्कि 5A के बाद नीचे आना पड़ेगा, यहां 6A और फिर 7A और फिर 8A। हम बात कर रहे हैं ग्रुप नंबर 2 और ग्रुप नंबर 1 की। 1 की सबसे लो होती है आयोनाइजेशन एनर्जी। क्यों भला? क्योंकि इसके एटम का साइज सबसे बड़ा होता है और इसके लिए इलेक्ट्रॉन को लूज करना सबसे ज्यादा आसान होता है। चूंकि लूज करना आसान है लिहाजा रिएक्टिविटी ज्यादा है, लूज करना मुश्किल होता जाएगा तो रिएक्टिविटी ऑफ मेटल भी कम होती जाएगी। वाई लाइम वाटर टर्म्स मिल्की बट बिकम्स क्लियर विद एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। बड़ा मशहूर क्वेश्चन है, याद रखें सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को लाइम वाटर कहा जाता है। जब आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में कार्बन डाइऑक्साइड पास करते हैं तो वो कन्वर्ट हो जाता है कैल्शियम कार्बोनेट के वाइट कलर के प्रेसिपिटेट्स में। अब ये वाइट प्रेसिपिटेट बन जाते हैं फुटकियां सी, ये पानी में हल नहीं होती तो वो वाइटनेस आ जाती है, वो मिल्कीनेस आ जाती है। अगर मजीद कार्बन डाइऑक्साइड इसमें से पास करेंगे तो वो कार्बन डाइऑक्साइड पानी के साथ मिलके और पानी कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलके कैल्शियम कार्बोनेट जो ऊपर वाली एग्जांपल में बना था उसको कैल्शियम बाइकार्बोनेट में कन्वर्ट कर देता है, और कैल्शियम बाइकार्बोनेट वाटर में सॉल्युबल होता है। चूंकि वाटर में सॉल्युबल है इसलिए सॉल्यूशन का कलर खत्म हो जाता है, वो कलरलेस हो जाता है। हाउ जिप्सम इज कन्वर्टेड इनटू प्लास्टर ऑफ पेरिस। सबसे पहले तो जिप्सम का फार्मूला आपको आना चाहिए, CaSO4.2H2O। याद रखें जब आप जिप्सम यानी कैल्शियम सल्फेट के 2 मॉलिक्यूल्स को हीट करें, और हीट कहां करें 100 सेल्सियस से भी ऊपर, अबव 100 लिखा है मैंने, 100 से भी ऊपर जाके हीट करेंगे तो टोटल 4 वाटर के मॉलिक्यूल हैं। एक मॉलिक्यूल में 2 और 2 मॉलिक्यूल में टोटल 4 पानी के मॉलिक्यूल हैं। 4 में से 3 निकल गए, 3 निकलने का मतलब है 3/4 निकल गए, यानी 4 में से 3 निकल गए। पीछे क्या बच गए? कैल्शियम सल्फेट के 2 मॉलिक्यूल और साथ 1 वाटर मॉलिक्यूल। इस चीज को कहते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये जिसको मैं रेड कर रहा हूं ये प्लास्टर ऑफ पेरिस है। Why 2% जिप्सम इज एडिड इन द सीमेंट। मशहूर है जमाना सवाल है, जब आप पोर्टलैंड सीमेंट तैयार करते हैं ना तो उसके फाइन पाउडर के अंदर आप 2 चीजें मिक्स की होती हैं, क्ले और लाइम स्टोन। इसको क्लिंकर कहते हैं इस मिक्सचर को। अच्छा जब आप इसकी ग्राइंडिंग करते हैं ना तो क्लिंकर की जब ग्राइंडिंग करते हैं, ये जो गोलियां होती हैं मिट्टी की बनी हुई, इनकी जब पीसते हैं आप ग्राइंडिंग करते हैं तो आप इसमें 2% जिप्सम डाल देते हैं। क्यों डालते हैं? 2 फायदे हैं। नंबर 1, एक तो ये सीमेंट को जल्दी जल्दी हार्ड होने से रोकती है, यानी प्रिवेंट द सीमेंट फ्रॉम हार्डनिंग टू रैपिडली, कि वो तेजी से हार्ड ना हो, राम राम से हो। नंबर 2, सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट को भी इनहेंस करती है। सेटिंग टाइम बढ़ जाता है, 6-7 दिनों बाद जाके वो सीमेंट सेट होता है जिप्सम की वजह से। वाई लाइम वाटर इज एडिड टू एसिडिक सोइल। भाई लाइम क्या होती है? लाइम कैल्शियम के ऑक्साइड को कहते हैं, और ये कैसे हासिल होता है? ये डीकंपोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट से। जब आप कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करेंगे तो वो कैल्शियम का ऑक्साइड बनाएगा जिसे लाइम कहा जाता है। अच्छा लाइम हम फेंकते हैं एग्रीकल्चर में पौधों के गिर्द, लार्ज क्वांटिटी फेंकते हैं। वजह, हम उस सॉइल को जो एसिडिक हो चुकी है उसे न्यूट्रलाइज करना चाहते हैं। क्यों न्यूट्रलाइज होगा? क्योंकि ये जो लाइम है इसकी नेचर होती है बेसिक और जमीन की नेचर हो चुकी है एसिडिक, तो लाइम फेंक के दोनों को न्यूट्रलाइज करते हैं। एक और फायदा भी होता है, जब आप एसिडिक सॉइल में लाइम फेंकते हैं तो वो क्या करता है, वो जमीन के अंदर मौजूद अवेलेबल फास्फेट को अपने साथ जोड़कर इनसॉल्युबल कैल्शियम फास्फेट बना देता है। पहले वो फास्फेट जमीन के अंदर होते हैं, नीचे नीचे नीचे। जब ये इनसॉल्युबल होते हैं तो पानी के अंदर ऊपर आ जाते हैं सतह पे और पौधों को आसानी से दस्तयाब होते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ लाइम एंड सैंड आर यूज टू मेक ग्लास। ग्लास कैसे तैयार करते हैं? दो तरीके हैं, दो इक्वेशंस हैं। सोडियम कार्बोनेट में सैंड डालते हैं SiO2 और कैल्शियम कार्बोनेट में सैंड डालते हैं SiO2। एक कैल्शियम सिलिकेट बन गया और एक सोडियम सिलिकेट बन गया। इस तरह से हम ग्लास तैयार करते हैं। मेटल के कार्बोनेट्स को सैंड के साथ रिएक्ट करके ग्लास तैयार किया जाता है, जबकि साथ कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व हो जाती है। हाउ लाइम मोर्टर इज प्रिपेयर्ड। चटुवटा लाइम मोर्टर कैसे तैयार किया जाता है? याद रखें, लाइम मोर्टर जैसे ग्राइंडर्स होते हैं ना, पुराने वक्तों में दोरी डंडा होता था, तो वो एक जमीन में वो एक पत्थर का बना हुआ एक होता था जिसे दोरी कहते थे, उसके अंदर डंडा रख के चीजों को पीसते थे। तो ये तैयार करने के लिए आप एक तो स्लेक्ट लाइम लेंगे। स्लेक्ट लाइम कहते हैं कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड को। इसका एक वॉल्यूम आपने लेना है, जबकि 3 वॉल्यूम आपने मिक्स कर देने हैं सैंड के। सैंड कहते हैं SiO2 को। ये देखें, ये सैंड का फार्मूला। और फिर पानी भी मिक्स करना है ताकि थिक पेस्ट बन जाए। ये मटेरियल जो है, जब इसको आप पत्थरों के दरमियान रखते हैं या ईंटों के दरमियान, तो वो सख्त हो जाता है। 3 इक्वेशंस आपने लिखनी है। पहली इक्वेशन, कैल्शियम ऑक्साइड यानी लाइम को पानी में डालें, ये बन जाएगा कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड, जिसे कहते हैं स्लेक्ट लाइम। कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड को स्लेक्ट लाइम कहते हैं। अच्छा, ये जो स्लेक्ट लाइम बना है, इसको आप कार्बन डाइऑक्साइड में हल करते हैं। ये एक तो बना देता है कैल्शियम का कार्बोनेट और साथ बना देता है पानी, या आप इसको सैंड में मिक्स कर देते हैं तो ये कैल्शियम का सिलिकेट और पानी में बना देता है। इस तरह हमारा आंसर कंप्लीट हो जाता है। दिस इज ऑल अबाउट ओवर सेकंड डे वर्किंग ऑन ओवर 10 डेज प्लान। डियर स्टूडेंट, 2 दिन का प्लान हमारा कंप्लीट हो चुका है। आपने मेरे साथ साथ इन क्वेश्चंस को तैयार करते जाना है। अभी देखिए, मैक्सिमम 30-35 मिनट के अंदर हमने सारे क्वेश्चंस के आंसर निकाल लिए और अगले 30-35 मिनट में आपने इनको आसानी से याद भी कर लेना है। इसी तरह डे बाय डे आपने मेरे साथ चलना है। इंशाल्लाह ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मैं आपको दे रहा हूं, पास्ट पेपर में मल्टीपल टाइम आ चुकी हैं और आई एम होपफुल के इंशाल्लाह इनमें से ही आपके पेपर के क्वेश्चन भी पेश किए जाएंगे। होपफुली विद द विल ऑफ ऑलमाइटी अल्लाह आप इन क्वेश्चंस को जरूर तैयार करें और इनके जरिए अपने पेपर को 100% इंश्योर करेंगे। इंशाल्लाह आपका पेपर इसमें से हल हो जाएगा। आपने मेरे लेक्चर्स को मिस नहीं करना, साथ साथ रहना है। मेरे लेक्चर ज्यादा लंबे नहीं है, छोटे छोटे लेक्चर्स हैं, साथ साथ बोल रहा हूं, मेरे साथ साथ आपने नोट करनी है चीजें। आधे पौने घंटे में डेली बेसिस पे आपका काम मुकम्मल और आपके 2-2-3 अब ये जो 2 चैप्टर मैंने आपको तैयार करवाए हैं, इनके नतीजे में आपके 5 शॉर्ट क्वेश्चन बोर्ड के पेपर में क्लियर हो जाएंगे। तो 5 शॉर्ट क्वेश्चन का मतलब है आधे घंटे में मैंने आपको केमिस्ट्री का 10 नंबर का पेपर तैयार करवा दिया है। तो इसी तरह डेली मैं आपको तैयारी करवाऊंगा। आपने 10 दिन का प्लान जो है उसके ऊपर पूरा अमल दरामद करना है। इंशाल्लाह आई एम होपफुल फ्रॉम द विल ऑफ ऑलमाइटी अल्लाह। इंशाल्लाह आपके इन क्वेश्चंस को तैयार करने से आपकी बहुत सारी केमिस्ट्री की परेशानियां जीरो हो जाएंगी। अपना ख्याल रखिएगा। सी यू नेक्स्ट अगेन टुमारो। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।